गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य भाग का पाठ आखिरी चट्टान पढ़ेंगे। आखिरी चट्टान पाठ एक यात्रा वृतांत है। आज हम इसका पहला भाग पढ़ेंगे। इस यात्रा वृतांत के लेखक हैं मोहन राकेश। मोहन राकेश का जन्म अमृतसर में 1925 में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद था, जो कि पेशे से वकील थे। मोहन राकेश ने कुछ समय तक सारिका नाम की एक पत्रिका, जो कि कहानियों की प्रसिद्ध पत्रिका थी, उसके संपादक का भी कार्य किया। बाद में इन्होंने स्वतंत्र रहकर अपना लेखन कार्य किया। 1972 को दिल्ली में इनका देहावसान हो गया। मोहन राकेश को नई कहानी के आंदोलन का सशक्त हस्ताक्षर माना जाता है। कहने का तात्पर्य है, जब हिंदी साहित्य में नई कहानी लिखी जाती थी उस समय के दौर में, उस समय में मोहन राकेश को बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक माना जाता था। नाट्य रचना में भी इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे, ये दो नाटक हैं जिनके लिए इन्हें संगीत नाटक अकेडमी द्वारा पुरस्कार भी मिल चुका है। इनकी अन्य कृतियां हैं अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, न आने वाला कल, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, अंडे के छिलके, क्वार्टर, पहचान, वारिस, आखिरी चट्टान, समय सारथी तथा मृच्छकटिकम शाकुंतलम। ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं। अब हम बात करते हैं पाठ के सार की। पाठ में आखिरी चट्टान जो यात्रा वृतांत है, ये मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है, जिसमें उन्होंने अपनी यात्रा का वर्णन किया है। इन्होंने दक्षिण भारत की जब यात्रा की थी तो वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके ये यात्रा वृतांत लिखा है। बहुत ही सुंदर लिखा है। इसे जब पढ़ते हैं तो जो पढ़ने वाला पाठक है उसे लगता है कि वो स्वयं भी मोहन राकेश के साथ यात्रा कर रहा है। इस पाठ की विशेषता है कन्याकुमारी के सूर्यास्त तथा सूर्योदय का बहुत ही सूक्ष्म वर्णन। ये जो पाठ है, इस पाठ में लेखक ने पूरा भौतिक विवरण भी दिया है, वहाँ की सारी परिस्थितियाँ भी बताई हैं। अब हम पाठ आरंभ करते हैं। कन्याकुमारी, सुनहले सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि। केप होटल के आगे बने बाथ टैंक के बाईं तरफ समुद्र के अंदर से उभरी शाह चट्टानों में से एक पर मैं खड़ा होकर देर तक भारत के स्थल भाग की आखिरी चट्टान को देखता रहा। पृष्ठभूमि में कन्याकुमारी के मंदिर की लाल और सफ़ेद लकीरें चमक रही थीं। अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, इन तीनों के संगम स्थल सी वह चट्टान जिस पर कभी स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई थी, हर तरफ से पानी की मार सहती हुई स्वयं भी समाधि स्थित सी लग रही थी। लेखक कहते हैं, कन्याकुमारी एक ऐसा स्थान जहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों ही देखने के योग्य हैं। वो कहते हैं कि समुद्र के तट पर ही कैप नाम का एक होटल बना हुआ था। उस होटल के आगे एक बाथ टैंक था, स्नान के लिए एक बहुत बड़ा टैंक बनाया हुआ था। उसके बाईं तरफ समुद्र के अंदर बहुत सी जो चट्टानें निकली रहती हैं, उन्हीं उभरी हुई स्याह, स्याह का अर्थ होता है काली, उन उभरी हुई काली चट्टानों में से एक चट्टान पर लेखक खड़े थे और देर तक भारत के स्थल भाग की आखिरी चट्टान को देख रहे थे। भारत की जो भूमि है, जो ज़मीन है, वो कहाँ ख़त्म होती है, उससे भी आगे समुद्र में एक और चट्टान है जिसे भारत की आखिरी चट्टान कहा जाता है। पृष्ठभूमि में, पृष्ठभूमि का अर्थ होता है बैकग्राउंड, लेखक के पीछे की साइड, क्योंकि लेखक समुद्र में जो किनारे पे चट्टानें थी उन चट्टानों में खड़े होकर सामने देख रहे थे, तो उनके पीछे की साइड कन्याकुमारी के प्रसिद्ध मंदिर की बाउंड्री की जो लाल और सफ़ेद लकीरें हैं वो दिखाई दे रही थी। ये जो आखिरी चट्टान, जो पाठ का नाम है, ये एक चट्टान विशेष के लिए आया है। ये चट्टान अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, आपने ज्योग्राफी में भी देखा होगा कि भारत के दक्षिण भाग में 3 महासागरों का संगम होता है।
पूर्व की तरफ है बंगाल की खाड़ी, दक्षिण की तरफ है हिंद महासागर और पश्चिम की तरफ है अरब सागर। इन तीनों सागरों के, इन तीनों महासागरों के संगम स्थल पर वह चट्टान थी और ये वो चट्टान थी जिस पर कभी स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई थी। ये चट्टान सब तरफ से पानी की मार सह रही है क्योंकि ये तीनों महासागरों के संगम पर है, तो ये इसको हर तरफ से महासागरों की चोट लग रही है। महासागरों की लहरें थपेड़े खाती हुई इस चट्टान से टकरा रही हैं। फिर भी ये चट्टान न जाने सदियों से, कब से ऐसा लग रहा था कि ये इस संगम स्थल पर समाधि लगाकर खड़ी है। मैं इस चट्टान का चित्र आपको दिखाती हूँ। ये वो चट्टान है जिसे भारत की आखिरी चट्टान कहा जाता है, जो कि हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी जो महासागर है, इन तीनों के संगम स्थल पर है। स्वामी विवेकानंद ने इसे यहाँ तक पहुँचने के लिए सागर को तैर कर पार किया था और कहते हैं वो यहाँ जब पहुँचे थे तो उन्होंने कुछ समय तक यहाँ पर समाधि भी लगाई थी। और आज स्वामी विवेकानंद के लिए ही, उनकी याद के लिए ये जो चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ये विवेकानंद स्मारक इस चट्टान पर बनाया हुआ है। तो लेखक कहते हैं कि मैं चट्टानों पर, मैं काली काली जो चट्टानें समुद्र के अंदर से निकली हुई थी, उन्हीं चट्टानों में से एक पर खड़ा होकर भारत के स्थल भाग की आखिरी चट्टान को देख रहा था। आगे लेखक कहते हैं कि हिंद महासागर की ऊंची ऊंची लहरें अपने मेरे आसपास की स्याह चट्टानों से टकरा रही थी। हिंद महासागर की लहरें भी मेरे आसपास की चट्टानों से टकरा रही थी। बलखाती हुई, बलखाती होता है हिलती डुलती हुई, बलखाती हुई लहरें रास्ते की नुकीली चट्टानों से कटती हुई आती थी, जिससे उनके ऊपर चूरा बूंदों की जालियां बन जाती थी। लेखक कहते हैं कि लहरें बहुत दूर से बलखाती हुई आती थी और किनारे पर जो चट्टानें थीं, उन चट्टानों से टकराकर बहुत ज़ोर से उछलती थी। और जैसे ही पानी टकराकर ऊंचा उछलता है तो उसके उछलने के कारण ऊपर ऐसा लगता है कि बूंदें या पानी चूरा होकर, पाउडर फॉर्म में आकर, चूरा होकर के बूंदों के रूप में बिखर गया है। तो लेखक उसी के लिए कह रहे हैं कि ये चट्टानें दूर से बलखाती हुई आती, और जब चट्टानें नहीं, सॉरी, ये लहरें दूर से बलखाती हुई आती और जब इन चट्टानों से टकराकर ऊपर उछलती तो ये चूरा बूंदों के रूप में बिखर जाती। मैं देख रहा था और अपनी पूरी चेतना से महसूस कर रहा था शक्ति का विस्तार, विस्तार की शक्ति। ये देखिए, ये आपके क्वेश्चन में भी कई बार पूछा जाता है कि इस पंक्ति का क्या तात्पर्य है, शक्ति का विस्तार और विस्तार की शक्ति। लेखक कहते हैं कि मैं देख रहा था, मैं समुद्र की उन चट्टानों पर खड़े होकर जब आगे की तरफ देख रहा था और ये देख रहा था कि भी बहुत दूर दूर से लहरें आती हैं और चट्टानों से टकराकर बहुत तेज़ी से उछलती हैं। इस चीज़ को देखकर लेखक कहते हैं कि मैं देख भी रहा था और अपनी पूरी चेतना से, चेतना मतलब होश, अपने पूरे होश से ये महसूस कर रहा था कि समुद्र जो है वो एक बड़ी जल शक्ति है, बहुत पानी है इसके अंदर, और इस जल का विस्तार लेखक को दूर दूर तक दिखाई दे रहा था और लहरों के रूप में इस शक्ति का, इस विस्तार की शक्ति भी दिखाई दे रही थी। फिर से बताती हूँ कि लेखक को ऐसा लग रहा था कि ये जो अनंत लहरें हैं ये सागर की शक्तिशाली भुजाओं जैसी हैं, और सागर स्वयं जो कि अथाह जल शक्ति का भंडार है, उस सागर की जो ये लहरें हैं ये उसकी शक्तिशाली भुजाओं जैसी है। तो लेखक को जल एक शक्ति के रूप में दिखाई देता है, तो लेखक कहते हैं शक्ति का विस्तार देख रहा हूँ। और दूर दूर तक फैले हुए इस जल में जब लहरें उठती हुई आती हैं और चट्टानों से टकराती हैं तो इसे लेखक कहते हैं मैं इस विस्तार की शक्ति भी देख रहा हूँ। तीनों तरफ से क्षितिज तक पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। यहाँ जो क्षितिज शब्द है, क्षितिज का अर्थ होता है वह काल्पनिक स्थान जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। तो लेखक कह रहे थे कि मैं खड़े होकर जब चारों तरफ नज़र घुमा रहा था तो मुझे तीनों तरफ, पीछे तो ज़मीन थी लेकिन आगे की जो तीनों साइड थी, दाएं बाएं और सामने, इन तीनों साइड में क्षितिज तक पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। मतलब जहाँ तक नज़र जा रही थी, जहाँ तक जल का विस्तार दिख रहा था, वहाँ से आकाश भी दिखाई दे रहा है लेकिन कहीं भी ज़मीन दिखाई नहीं दे रही है, पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। और जो सामने का क्षितिज था अर्थात दक्षिण साइड का, जहाँ हिंद महासागर था, वहाँ तो हिंद महासागर का
अपेक्षा अधिक दूर और अधिक गहरा जान पड़ता था। सामने का जो क्षितिज था, जो कि हिंद महासागर की ओर दिखाई दे रहा था, वो तो और भी अधिक दूर और अधिक गहरा दिखाई दे रहा था। ऐसा लगता था कि उस ओर, दूसरी ओर दूसरा छोर है ही नहीं। छोर मतलब किनारा, जैसे इस समुद्र का आगे की तरफ कोई किनारा है ही नहीं। तीनों ओर के क्षितिज को आंखों में समेटता हुआ मैं कुछ देर तक भूला रहा कि मैं हूँ। लेखक का मानना है कि मैं ये भूल चुका था। मैं समुद्र को देखने में, समुद्र की उस विस्तृत जलराशि को देखने में ऐसे ध्यान मग्न हो गया था कि मैं बिल्कुल भूल चुका था कि मैं बहुत दूर से समुद्र को देखने आया हुआ एक पर्यटक हूँ, मैं एक जीवित मनुष्य हूँ, मैं एक दर्शक हूँ। मैं बिल्कुल भूल चुका था कि मैं हूँ, मैं कौन हूँ, मैं अपना परिचय ही भूल चुका था। मैं भूल चुका था कि मैं एक जीवित व्यक्ति हूँ, मैं दूर से आया हुआ एक यात्री हूँ और एक दर्शक हूँ। मुझे तो ऐसा लगता था कि मैं प्रकृति के इस विशाल दृश्य का ही एक भाग हूँ, इस दृश्य का एक हिस्सा बनकर खड़ा हुआ हूँ। जैसे बड़ी बड़ी चट्टानें इस दृश्य का एक हिस्सा थी, मैं उन चट्टानों के ऊपर खड़े होकर के स्वयं को, अपने आप को उस दृश्य का एक हिस्सा ही समझ रहा था। और जब चट्टानों के बीच में एक छोटी सी चट्टान पर, जिस पर लेखक खड़े हुए थे, जब अपना होश हुआ, जब लेखक समुद्र के उस दृश्य को देखने के बाद पुनः होश में आते हैं। यहाँ लेखक बेहोश नहीं थे, होश में आते हैं कि मतलब जब उन्हें अपनी स्थिति का थोड़ा ध्यान हुआ कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, तब उन्होंने देखा कि मेरी चट्टान तब तक बढ़ते हुए पानी में काफ़ी घिर चुकी है, अर्थात जल का स्तर बढ़ चुका था। और लेखक जिस चट्टान पर खड़े थे, उस चट्टान पर पानी काफ़ी ऊंचा चढ़ गया था। मेरा पूरा शरीर सिहर गया, मतलब काँप गया। सिहर गया का अर्थ होता है काँप गया। लेखक कहते हैं मेरा पूरा शरीर काँप गया। मैं डर चुका था कि अगर इस तरह से पानी बढ़ता रहा तो मैं इस चट्टान को पार करके किनारे नहीं जा पाऊंगा। मैंने एक नज़र फिर से सामने उमड़ते हुए विस्तार पर, ये उमड़ता हुआ विस्तार क्या है, ये हिंद महासागर है। तो मैंने सामने के एक बड़े विस्तार पर एक नज़र डाली और फिर पास की एक सुरक्षित चट्टान पर कूदकर दूसरी चट्टानों पर से होता हुआ किनारे पहुंच गया। पश्चिम क्षितिज में, पश्चिम की जो साइड थी, अरब सागर की साइड में जो क्षितिज था, वहाँ पर सूर्य धीरे धीरे नीचे जा रहा था। ये शाम का समय था, सूर्यास्त का समय था। लेखक देखते हैं कि पश्चिमी क्षितिज में सूर्य धीरे धीरे नीचे जा रहा था। मैं सूर्यास्त की दिशा में चलने लगा। दूर पश्चिमी तट रेखा के एक मोड़ के पीली रेत का एक ऊंचा, ये मोड़ के नहीं है, ये मोड़ पर है। ये गलत छपा हुआ है बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे कि ये गलत है, मोड़ पर है ये, ठीक है। तो लेखक कहते हैं कि वो सूर्यास्त देखने के लिए सूर्यास्त की दिशा में ही चलने लगे और उन्होंने क्या किया, दूर पश्चिमी तट रेखा पर, समुद्र की पश्चिम की साइड में जो तट रेखा, जो समुद्र का तट बना हुआ था, वहाँ पर एक रेत का बहुत ऊंचा टीला नज़र आ रहा था। लेखक ने सोचा कि मैं इस टीले पर जाकर सूर्यास्त देखूंगा। यात्रियों की कितनी ही टोलियां उस दिशा में जा रही थी। कन्याकुमारी का सूर्यास्त और सूर्योदय दोनों बहुत प्रसिद्ध हैं, तो इस समय लोग सूर्यास्त देखने के लिए पश्चिम के उस टीले पर जा रहे थे। मेरे आगे कुछ मिशनरी युवतियां मोक्ष की समस्या पर विचार करती हुई चल रही थी। लेखक के आगे आगे मिशनरी मतलब ईसाई औरतें, जो कि सिस्टर्स होती हैं, नन होती हैं, जिन्होंने संन्यास धारण कर रखा होता है। तो लेखक कहते हैं कि मेरे आगे आगे कुछ ईसाई औरतें, ईसाई नन जो थी, वो मोक्ष की समस्या पर, उनका जो विषय था बातचीत का वो था मोक्ष, तो वो मोक्ष की समस्या पर बातचीत करती हुई बढ़ती जा रही थी। वो भी सूर्यास्त देखने के लिए ही आई थी। मैं उनके पीछे पीछे चलने लगा, चुपके से मोक्ष का कुछ रहस्य पा लेने के लिए। लेखक कहते हैं मैं भी उनके पीछे चलने लगा कि मुझे भी अगर मोक्ष प्राप्ति का कुछ रहस्य पता चल जाए तो। यूं तो उनकी बातों से कहीं अधिक रहस्यमय आकर्षण उनके युवा शरीरों में था। लेखक कहते हैं उनकी बातें भी बड़ी आकर्षक थी और उनके शरीर और उनका पहनावा भी बड़ा आकर्षक था। और पीली रेत की पृष्ठभूमि में, पृष्ठभूमि का अर्थ होता है बैकग्राउंड, यहाँ पर समुद्र के किनारे वो पीली रेत का टीला था और उस पीली रेत के टीले की पृष्ठभूमि में उनके लबादे होते हैं, जो ईसाई नन जो बड़े बड़े लंबे लंबे गाउन पहनती हैं, उन गाउन को लबादा कहा जाता है, हिंदी में लबादा कहा गया है। तो उन मिशनरी औरतों ने जो लंबा गाउन पहना हुआ था, लेखक कहते हैं उनके वो हिलते हुए गाउन जो हैं वो काले और सफ़ेद रंग के थे और ये उस पीली रेत में बहुत ही सुंदर लग रहे थे। स्याह का अर्थ होता है
काले। मोक्ष का रहस्य तो अभी बीच में ही था कि हम लोग टीले पर पहुंच गए। ये वह सैंड हिल थी जिसकी चर्चा मैं वहां पहुंचने के बाद से ही सुन रहा था। लेखक जब से कन्याकुमारी पहुंचे थे तब से उन्होंने बार बार सैंड हिल का नाम सुना था। ये वही सैंड हिल थी जहाँ से चढ़कर लोग बाग सूर्यास्त देखा करते थे। तो लेखक कहते हैं कि मैं जब से कन्याकुमारी पहुंचा था तभी से मैं इसका जिक्र सुन रहा था। सैंड हिल पर बहुत से लोग थे, 8-10 नवयुवतियाँ थीं, 6-7 नवयुवक थे और 2-3 गांधी टोपियों वाले व्यक्ति थे। वे शायद सूर्यास्त देख रहे थे। गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के बैरे उन्हें सूर्यास्त के समय की कॉफ़ी पिला रहे थे। ये जो 2-3 गांधी टोपी वाले व्यक्ति थे ये ज़रूर कोई सरकारी व्यक्ति थे, लेखक को लगता है, और वो भी सूर्यास्त देखने के लिए आए थे। और सरकारी गवर्नमेंट के जो गेस्ट हाउस था, गवर्नमेंट गेस्ट हाउस जो था, सरकारी गेस्ट हाउस जो था, उसके बैरे, बैरे का अर्थ होता है वहाँ पर जो खाने पीने का ध्यान रखते हैं। तो सरकारी गेस्ट हाउस के जो बैरे थे, जिसे आप वेटर कह सकते हैं इंग्लिश में, वो वेटर उन्हें सूर्यास्त के समय की कॉफ़ी पिला रहे थे। उन लोगों के वहाँ होने से, उन गांधी टोपी वाले जो लोग थे उनके वहाँ होने से सैंड हिल बहुत ही रंगीन हो उठी थी। कन्याकुमारी का सूर्यास्त देखने के लिए उन्होंने विशेष रुचि के साथ सुंदर रंगों का रेशम पहना था। लेखक कहते हैं कि वो कन्याकुमारी का सूर्यास्त देखने के लिए आए थे और बहुत ही सुंदर सुंदर रंगों के उन्होंने रेशमी कपड़े पहन रखे थे। और वो पीले रंग की रेत का जो टीला था, वो जो सैंड हिल थी, उसका सौंदर्य उन रंग बिरंगे रेशमी कपड़े पहने हुए लोगों की वजह से और भी रंगीन हो उठा था। हवा समुद्र की तरह उस रेशम में भी लहरें पैदा कर रही थी। आप जानते हैं कि समुद्र के किनारे हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं, तो जब उस हवा से समुद्र में लहरें उठ रही थी, उसी प्रकार से लेखक कहते हैं कि वहाँ जो लोग थे जिन्होंने रेशमी कपड़े पहने हुए थे, हवा उनके उन रेशमी कपड़ों में भी समुद्र के समान लहरें उठा रही थी। मिशनरी औरतें, मिशनरी नवयुवतियाँ यानी कि जो ईसाई औरतें थीं, नन जो थी, वो भी वहाँ आकर थकी सी एक तरफ बैठ गई, उस पूरे कैनवस में एक तरफ छिटके हुए कुछ बिंदुओं की तरह। उनसे कुछ दूर का एक रंगहीन बिंदु मैं ज़्यादा देर अपनी जगह स्थिर नहीं रह सका। लेखक कहते हैं कि ये जो पूरी सैंड हिल थी, रेत का टीला था, लेखक की दृष्टि में उन्हें ये पूरा कैनवस दिखाई दे रहा है। कैनवस वो कपड़ा, वो मोटा कपड़ा जिस पर पेंटिंग की जाती है। तो लेखक को लगता है कि ये जो रेत का टीला है, ये जो सैंड हिल है, ये एक कैनवस है और इस कैनवस में वो जो मिशनरी नवयुवतियाँ हैं वो एक तरफ बैठ गई हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे रंग के कुछ बिंदु वहाँ पर छिड़क दिए गए हों। और लेखक खुद के लिए कहते हैं क्योंकि ये रंगहीन थे। रंगहीन का अर्थ होता है यहाँ पर रंगहीन मतलब जिसका कोई रंग ना हो, पर यहाँ लेखक का अर्थ है रंगहीन मतलब संगीहीन। मेरा कोई साथी नहीं था, मैं अकेला ही था। तो उन औरतों से कुछ दूर मैं बिल्कुल अकेला वहाँ गया तो सही, लेकिन मैं बहुत देर तक वहाँ ठहर नहीं सका। सैंड हिल से सामने का पूरा विस्तार दिखाई दे रहा था। लेखक कहते हैं कि सैंड हिल से समुद्र का पूरा विस्तार दिखाई दे रहा है, लेकिन अरब सागर की तरफ से एक और ऊंचा टीला था जो उधर के विस्तार को ओट में लिए हुए था। लेखक कहते हैं कि यहाँ से समुद्र दिखाई तो दे रहा था, पर जब मैं यहाँ से सूर्य को देखता तो सूर्य और मेरे बीच में एक टीला भी आ रहा था, जिसकी वजह से समुद्र का थोड़ा सा भाग दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ पर वास्तविकता ये है कि लेखक सूर्यास्त देखना चाहते हैं, पर वो चाहते हैं कि सूर्य सीधा समुद्र के अंदर जाता हुआ दिखाई दे, न कि किसी रेत के टीले के पीछे छिपता हुआ दिखाई दे। तो लेखक सूर्यास्त समुद्र में देखना चाहते थे। और यहाँ जब वो सैंड हिल पर पहुँचे थे तो उन्होंने देखा था कि एक और ऊंचा टीला है जिसने समुद्र के विस्तार को छुपा रखा है। सूर्यास्त को मैं पूरे विस्तार की पृष्ठभूमि में देखना चाहता था। ये किसका विस्तार है? समुद्र का। मैं पूरे समुद्र के विस्तार में सूर्यास्त देखना चाहता था। इसके लिए मैं कुछ ही देर सैंड हिल पर रुका और वहाँ से फिर आगे के टीले की तरफ चल दिया। पर रेत पर अपने अकेले कदमों को घसीटता हुआ जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा कि उससे आगे उससे भी ऊंचा एक और टीला है। जल्दी जल्दी चलते हुए मैंने एक के बाद एक कई टीले पार किए। टांगें थक रही थी पर मन थकने को तैयार
नहीं था। लेखक चाहते थे कि मैं किसी ऐसे टीले पर पहुंच जाऊं जहां से आगे सिर्फ समुद्र दिखाई दे और सूर्य दिखाई दे। तो ये खुद थक चुके थे, इनकी टांगें थक रही थी, पर मन थकने को तैयार नहीं था। हर अगले टीले पर पहुंचकर लगता कि शायद अब एक ही टीला और है। उस पर पहुंचकर पश्चिम का क्षितिज का खुला विस्तार मुझे अवश्य दिखाई दे जाएगा। और सचमुच एक टीले पर पहुंचकर मुझे वो विस्तार सामने दिखाई दिया। लेखक आखिरकार एक ऐसे टीले पर पहुंच ही गए जहां से उन्हें सिर्फ समुद्र और सूर्य दिखाई दे रहा था। वहां से दूर तक रेत की लंबी ढलान थी। वो टीला ऊंचा था और उससे नीचे की तरफ ढलान थी, और उस ढलान को देखकर लेखक कहते हैं ऐसा लग रहा था जैसे वो टीले से समुद्र में उतरने का कोई रास्ता हो। सूर्य तब पानी से थोड़ा ही ऊपर था। अपने प्रयत्न की सार्थकता से संतुष्ट होकर, प्रयत्न की सार्थकता, लेखक का प्रयत्न था किसी ऐसी जगह पर पहुंचना जहां से किसी भी प्रकार के टीले का अवरोध बीच में ना हो। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि मेरा प्रयत्न अब सार्थक हो चुका था। मैं अपने प्रयत्न से संतुष्ट होकर उस टीले पर बैठ गया, और जब मैं उस टीले पर बैठा तो ऐसे लगा जैसे वो टीला संसार की सबसे ऊंची चोटी है, और मैंने, सिर्फ मैंने उस चोटी को पहली बार सर किया हो। सर करना अर्थ होता है छूना। ऐसा लग रहा था कि मैं संसार की सबसे ऊंची चोटी पर बैठ गया हूँ, और इस चोटी पर पहुँचने वाला सिर्फ पहला व्यक्ति हूँ, मैं ही सबसे पहला हूँ। पीछे लेखक ने जब घूमकर दाईं तरफ देखा तो लेखक कहते हैं कि वहाँ दूर दूर तक हटकर उगे हुए नारियलों के झुरमुट नज़र आ रहे थे। नारियल के पेड़ लेखक को वहाँ दिखाई दे रहे थे, जो कि कुछ कुछ झुंडों में उगे हुए थे। गूंजती हुई तेज हवा से उनकी टहनियाँ ऊपर की ओर उठ रही थी। आकाश की तरफ नारियल के पेड़ों की उठती हुई टहनियाँ ऐसे लग रही थी जैसे उन्मुक्त रति के क्षणों में किन्हीं नग्न वन युवतियों की बाहें। लेखक कहते हैं कि ऊपर की ओर उठती हुई नारियल की ये टहनियाँ ऐसे लग रही थी जैसे प्रेम के क्षणों में कोई वन युवती की बाहें ऊपर उठी हुई हों। पश्चिमी तट के साथ साथ सूखी पहाड़ियों की एक श्रृंखला दूर तक चली गई थी, जो सामने फैली हुई रेत के कारण बहुत ही रूखी, बीहड़ और वीरान लग रही थी। बहुत ही सुनसान सी वो कुछ पहाड़ियाँ थी जो कि उनके ऊपर रेत फैली हुई थी। तो वो पहाड़ियाँ जो थी उनके ऊपर वृक्ष भी नहीं थे, तो वो सूखी सूखी और वीरान सी लग रही थी। सूर्य पानी की सतह के पास पहुंच चुका था। सुनहली किरणों ने पीली रेत को एक अलग ही रंग दे दिया था। ये मैं आपको बता दूं, कन्याकुमारी के वहाँ जो समुद्र का तट है, उस तट की रेत के रंगों के लिए, उसे बहुत, रेत को रंगों के लिए बहुत जाना जाता है। वहाँ की रेत जो है वो कई रंगों की है, और जो कन्याकुमारी घूमने जाता है वो वहाँ से समुद्र के तट की रेत को लेकर ज़रूर आता है, क्योंकि वो रेत सामान्य सी एक भूरे रंग की रेत ना होकर कई रंग लिए हुए होती है। तो लेखक कहते हैं कि इस समय सूर्यास्त बिल्कुल होने वाला था। सूर्य पानी की सतह के बिल्कुल पास पहुंच चुका था, और जो सूर्य की सुनहरी किरणें थी उनके कारण जो पीली रेत थी समुद्र के किनारे की, उसको एक नया ही रंग मिल चुका था। उस नए रंग में रेत ऐसे चमक रही थी जैसे अभी अभी इस नए रंग का निर्माण करके उसे वहाँ पर डाल दिया गया हो। मैंने उस रेत पर दूर तक बने हुए अपने पैर के निशानों को देखा। ऐसा लगा जैसे रेत का कुंवारापन पहली बार उन निशानों से ही टूटा हो। यहाँ पर कुंवारापन टूटना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है पहली बार प्रयोग में आना। जब लेखक अपने पीछे मुड़कर देखते हैं तो उस रेत के टीले पर सिर्फ लेखक के ही पैरों के निशान थे, और किसी के भी पैरों के निशान नहीं थे। जाहिर है कि इसलिए यहाँ पर पैरों के निशान नहीं थे कि शायद यहाँ तक कोई आता जाता ही नहीं था। तो लेखक ने जब देखा कि टीले पर सिर्फ उसी के पैरों के निशान हैं, तब उन्हें ऐसा लगा कि रेत का कुंवारापन मेरे निशानों से ही टूटा है, अर्थात इस टीले पर पहली बार कोई आया है। इससे मन में एक सिहरन भी हुई। ये विचार करते से ही लेखक को थोड़ी सी कपकपी भी हुई, थोड़ा वो घबरा गए कि शायद ये ऐसी जगह है जहाँ कोई आता नहीं है और मैं यहाँ पर आ गया हूँ, तो कहीं ये मेरी कोई बड़ी गलती ना हो। तो हल्की सी उन्हें सिहरन भी हुई, फिर हल्की उदासी भी घिर आई, वो थोड़े उदास भी हो गए। लेकिन यहाँ पर वो सूर्यास्त देखने में फिर से मग्न हो जाते हैं। लेखक देखते हैं कि सूर्य का गोला पानी की सतह से छू गया है। पानी पर दूर तक सोना ही सोना ढुल गया अर्थात बिखर गया। लेखक कहते हैं कि जैसे ही सूर्य ने पानी की सतह को छुआ,
पानी पर ऐसा लगा जैसे दूर तक सोना ही सोना बिखर गया हो, पूरा पानी सुनहरा हो चुका था। पर वह रंग इतनी जल्दी जल्दी बदल रहा था कि किसी भी एक क्षण के लिए उसे एक नाम देना असंभव था। लेखक कहते हैं कि क्योंकि सूर्य जो था वो लगातार पानी में जाता जा रहा था और उस समय पानी का रंग बड़ी तेज़ी से बदल रहा था। जब तक आप पानी के उस रंग का नाम सोचो तब तक पानी दूसरे रंग का रंग ले चुका होता था। तो लेखक कहते हैं वो रंग इतनी तेज़ी से बदल रहा था कि किसी भी एक क्षण के लिए उस पानी को कहना मुश्किल था कि ये अभी सुनहरा हो चुका है, अभी लाल हो चुका है, ये कहना बहुत ही मुश्किल था। आगे लेखक कहते हैं कि सूर्य का गोला जैसे एक बेबसी में पानी के लावे में डूबता जा रहा था। लेखक को लगता है, ऐसा लग रहा था कि सूर्य नीचे डूबना नहीं चाहता है, वो बड़ा बेबस है। और पानी का लावा, लावा क्या होता है? लावा बिल्कुल लाल रंग का होता है जो ज्वालामुखी से निकलता है दहकता हुआ। सूर्य की किरणों के कारण पानी का रंग लाल हो चुका था और दिखने में लग रहा था कि पानी सूर्य जो है वो पानी के अंदर जा रहा है। तो लेखक कहते हैं ऐसा लग रहा था कि सूर्य बेबस है और वो ना चाहते हुए भी पानी के उस लावे में धंसता जा रहा है। धीरे धीरे वह पूरा डूब गया और कुछ क्षण पहले जहाँ पानी पर सोना बह रहा था, अर्थात जहाँ पर पानी का रंग सुनहरा दिखाई दे रहा था, वो अब लहू की तरह दिखाई देने लगा। लहू का अर्थ होता है खून। वहाँ पर अब खून बहता हुआ दिखाई दे रहा था। कहने का तात्पर्य पूरा पानी अब लाल रंग का हो चुका था। कुछ क्षण और बीते तब वो लहू भी, वो लाल रंग का पानी भी धीरे धीरे बैजनी और बैजनी से काला पड़ गया। बैजनी मतलब बैंगनी, पर्पल। तो वो कहते हैं कि जो सुनहरे रंग का पानी था वो जैसे ही सूर्य पूरा डूब गया, वो सुनहरा पानी लाल रंग में बदल गया। तो जैसा लगा कि खून बह रहा है और धीरे धीरे वो खून जैसा लाल पानी जो था वो बैंगनी रंग में बदल गया और बैंगनी रंग भी देखते ही देखते काले रंग में बदल गया। मैंने फिर एक बार मुड़कर दाईं और पीछे की तरफ देख लिया तो क्या देखा कि नारियलों की टहनियाँ उसी तरह हवा में ऊपर उठी हुई थी और हवा उसी तरह गूंज रही थी। पर पूरे दृश्य पट पर, अर्थात पूरे सिनेरियो पर, पूरे जो सीन था, सीनरी थी, उस पर स्याही फैल गई, मतलब अंधेरा छा गया था। सब कुछ सीन है वहीं, नारियल के पेड़ वहीं हैं, हवा वहीं चल रही है, लेकिन अब सब पर स्याही फैल गई थी, अंधेरा फैल गया था। एक दूसरे से दूर खड़े हुए नारियल के पेड़ के झुरमुट, झुरमुट का अर्थ होता है झुंड, एक दूसरे से दूर खड़े हुए थे कुछ कुछ नारियलों के झुंड, वो काले पड़ चुके थे। यहाँ काले पड़ चुके थे मतलब उन पर भी अंधेरा छा चुका था और वो तेज हवा के कारण ऐसा लग रहा था जैसे वो लगातार सिर धुन रहे हों। वो बहुत तेज़ी से हिल रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो लगातार अपना सिर हिला रहे थे और हाथ पैर पटक रहे हों। उनके हिलती हुई टहनियाँ लग रही थी कि नारियल के पेड़ हाथ पैर पटक रहे हैं। मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और अपनी मुट्ठियाँ भींचता और खोलता कभी उस तरफ और कभी इस तरफ समुद्र की तरफ देखता रहा। लेखक को एकदम से अपने जाने का ख्याल आया और वो देखते हैं कि अब अंधेरा हो चला है। तो लेखक अपनी जगह से फटाफट उठे और बार बार अपनी मुट्ठियों को बंद कर रहे थे। भींचना होता है बंद करना। बार बार अपनी मुट्ठियों को बंद करते और खोलते कि वो कंफ्यूज हो रहे थे कि अभी मुझे समुद्र और देखना है और लेकिन मुझे जाना भी है क्योंकि अंधेरा हो उठा है। तो वो कभी समुद्र की तरफ देखते, कभी अपने उस रास्ते की तरफ देखते। अचानक ख्याल आया कि मुझे वहाँ से लौटकर भी तो जाना है। इस ख्याल से ही शरीर में कपकपी भर गई। लेखक घबरा गए। क्यों घबरा गए? क्योंकि वहीं से खड़े खड़े जब उन्होंने सैंड हिल की तरफ देखा, जिस टीले को वो छोड़ कर आ गए थे, जब उन्होंने उस सैंड हिल की तरफ देखा तो वहाँ उन्हें क्या दिखाई दे रहा था? स्याही में डूबे हुए हैं। स्याही का अर्थ वही होता है अंधेरा। अंधेरे में डूबे हुए कुछ धुंधले रंग हिलते हुए नजर आ रहे थे। ये रंग कौन थे? ये वो लोग थे जो सैंड हिल पर थे। उनके रंग बिरंगे कपड़े जो कि अंधेरे में बहुत हल्के फुल्के दिखाई दे रहे थे। मैंने रंगों को पहचानने की कोशिश की पर उतनी दूर से आकृतियों को अलग अलग करना संभव नहीं था। वहाँ करीब कितने लोग होंगे, आकृतियाँ मतलब वो जो लोग थे कितने होंगे, उन्हें पहचान करना बड़ा मुश्किल था। लेखक पूरी तरह से घबरा उठे थे कि इतना अंधेरा हो चुका है, मैं कई टीले पार करके यहाँ पर आया हूँ और सैंड हिल बहुत दूर दिखाई दे रही है। वहाँ पर लोग नहीं दिख रहे हैं, केवल उनके हल्के फुल्के हिलते हुए कपड़े दिख रहे हैं। कितने लोग हैं, अंधेरा हो उठा है, ये सब के विचार से लेखक घबरा उठे। मेरे और उन रंगों के बीच, मेरे मतलब लेखक के और वो रंग मतलब जो सैंड हिल पर लोग थे, तो मेरे और उन रंगों के बीच में स्याही पड़ती रेत, काली पड़ती, स्याह पड़ती, काली पड़ती रेत के कितने ही टीले थे जो लेखक को पार करने थे।
मन में डर समाने लगा कि क्या अंधेरा होने से पहले मैं उन टीलों को पार करके जा सकूंगा। कुछ कदम उस तरफ बढ़ा भी, पर लगा कि नहीं, उस रास्ते से जाऊंगा तो शायद रेत में ही भटकता रह जाऊंगा। यहाँ पर कोई सड़क नहीं बनी हुई थी, कोई रास्ता नहीं था। तो लेखक एक बार तो टीले पर बढ़े, पर उन्हें लगा कि अगर रेत के टीले पर से होता हुआ वहाँ तक पहुँचूंगा तो यहाँ कोई रास्ता नहीं है, कोई सड़क नहीं है, तो मैं शायद रात भर इन टीलों में ही भटकता रह जाऊंगा और वहाँ तक पहुँच नहीं पाऊंगा। इसलिए लेखक ने सोचा कि ज़्यादा बेहतर है, बेहतर मतलब सही है, वहाँ पहुँचने के लिए सबसे सही बात तो ये है कि मैं नीचे समुद्र तट पर उतर जाऊँ, और तट का रास्ता तो निश्चित रूप से मुझे मेरे कैप होटल के सामने तक ले ही जाएगा। मैं इस टीले से फिसल कर नीचे समुद्र तट तक पहुँच जाता हूँ और समुद्र के किनारे 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 चलता रहूँगा, तो निश्चित ही मैं उस होटल के पास तक पहुँच जाऊँगा, जो कैप होटल जो समुद्र के किनारे था जहाँ लेखक ठहरे हुए थे। तो लेखक कहते हैं कि समुद्र के किनारे किनारे चलता हुआ मैं निश्चित ही कैप होटल तक पहुँच जाऊंगा। निर्णय तुरंत करना था, लेखक के पास समय नहीं था ये सोचने के लिए कि मैं टीले से जाऊं या समुद्र के रास्ते से, क्योंकि अगर लेखक इतना सोचने में समय गंवाते तो ज़रूर रात हो जाती। तो इसलिए वो बिना सोचे और बिना समझे ही रेत के टीले पर बैठकर नीचे की तरफ फिसल गए। पर तट पर पहुंचकर फिर कुछ क्षण बढ़ते हुए अंधेरे की बात भूल गया। जब तट पर पहुँचे तो कुछ क्षणों तक फिर से भूल गए कि अंधेरा है और मुझे वापस होटल तक पहुँचना है। इसका कारण क्या रहा? इसका कारण था तट की रेत, किनारे की रेत। वो बहुत सुंदर रेत थी। तो लेखक नीचे जब पहुँचे तो वो बिल्कुल भूल गए कि मुझे अंधेरा हो गया है और मेरे होटल तक भी जाना है। यूं तो पहले भी उन्होंने समुद्र तट पर कई कई रंगों की रेत देखी थी, सुरमई, खाकी, पीली, लाल, अलग अलग रंगों की। सुरमई, सुरमे जैसे रंग की, तो सुरमई और खाकी रंग की, पीले रंग की और लाल रंग की उन्होंने कई प्रकार की रेत समुद्र के किनारे पहले देखी हुई थी। परंतु जैसे रंग इस रेत में थे वैसे मैंने पहले कहीं की रेत में नहीं देखे थे। कितने ही अनाम रंग थे, इतने रंग थे इस रेत में कि उन रंगों को नाम देना भी मुश्किल है। वो रंग अनाम थे। एक एक इंच पर एक दूसरे से अलग अलग प्रकार के कई रंग थे। तो ऐसे कई रंगों की जो झलक लिए हुए वहाँ की रेत थी। काली घटा और घनी लाल आंधी को मिलाकर रेत के आकार में ढाल देने से रंगों के जितनी तरह के अलग अलग सम्मिश्रण पाए जा सकते थे वे सब वहाँ थे, और फिर उनके अतिरिक्त भी बहुत से रंग थे। लेखक कहते हैं कि इस समय काली घटा, बादल छाए हुए थे, और घनी लाल आंधी, ये घनी लाल आंधी क्या है? सूर्यास्त के कारण आकाश लाल रंग का हो चुका था और बहुत तेज हवा चल रही थी, तो लाल रंग की आंधी कहा है। तो काली घटाएं और लाल आंधी को मिलाकर इस रेत में जितने रंग डाले जा सकते थे वो सब यहाँ दिखाई दे रहे थे, और उसके अलावा भी बहुत से रंग थे जिनको नाम देना मुश्किल था। मैंने कई अलग अलग रंग की रेत को हाथ में लेकर देखा और मसलकर नीचे गिर जाने दिया। जिन रंगों को मैं हाथ से नहीं छू सका उन्हें पैरों से मसल दिया। मन था कि किसी तरह हर रंग की थोड़ी थोड़ी रेत अपने पास रख लूं, पर उसका अभी मेरे पास कोई उपाय नहीं था। लेखक के पास ऐसा कोई साधन नहीं था कि जिसमें वो अलग अलग रंगों की रेत को रख सके। ये सोचकर कि फिर किसी दिन यहाँ पर आऊँगा और इस तट की रेत को बटोरूँगा, लेखक उदास मन से वहाँ से चल दिए। लेखक को अभी कुछ दिनों तक कन्याकुमारी में रहना था, तो वो सोचते हैं कि फिर किसी दिन यहाँ पर आकर यहाँ की रंग बिरंगी रेत को ले जाऊँगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न उत्तर की। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसमें पहला प्रश्न है, मोहन राकेश ने किस कहानी पत्रिका का संपादन किया? तो इस प्रश्न का उत्तर है, लेखक ने सारिका नाम की कहानी की पत्रिका का संपादन किया है। सुनहले सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि है। दूसरा प्रश्न है, सुनहले सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि किसे कहा जाता है? कन्याकुमारी को कहा जाता है। अब हम बात करते हैं अति लघुत्रात्मक प्रश्न, जिसमें तीसरे नंबर का प्रश्न है, कन्याकुमारी में किन 3 महासागरों का संगम होता है? कन्याकुमारी में अरब सागर, बंगाल की खाड़ी तथा हिंद महासागर का संगम होता है। विवेकानंद ने कहाँ समाधि लगाई थी? विवेकानंद ने कन्याकुमारी में हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, इन तीनों महासागरों के संगम में स्थित चट्टान पर समाधि लगाई थी, जो कि भारत के स्थल भाग की आखिरी चट्टान है। लेखक को
किन पेड़ों के झुरमुट दिखाई दिए। लेखक को समुद्र के तट के किनारे बने हुए रेत के टीलों पर नारियल के पेड़ों के झुरमुट दिखाई दिए। आगे लेखक कहते हैं, आगे जो प्रश्न है वो है, सूर्यास्त के समय समुद्र के पानी का किन विविध रंगों में परिवर्तन हुआ। इसका उत्तर हो जाएगा, सूर्यास्त के समय समुद्र का पानी सुनहरा हो गया, बाद में उसके रंग जो थे वो बड़ी जल्दी जल्दी परिवर्तित हो रहे थे, और लेखक के शब्दों में तो उन रंगों को नाम देना भी संभव नहीं था। पहले समुद्र का पानी सुनहरे से लाल में बदला, फिर बैंगनी हो गया और अंत में काला पड़ गया। इस प्रकार सूर्य के प्रभाव से ही समुद्र के पानी का रंग बार बार बदलता रहा। अगला जो प्रश्न है वो है, सूर्यास्त के बाद लेखक के मन में क्या डर समाया। सूर्यास्त होने पर जब समुद्र तट पर अंधेरा फैलने लगा, लेखक जिस टीले पर था वहाँ से वो अनेक टीले पार करके सैंड हिल पहुँचना चाहता था, परंतु अंधेरा होने की वजह से लेखक को भय हुआ कि यदि इन टीलों को पार करने से पहले ही अंधेरा हो जाएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि वो रेतीले टीलों में रात भर भटकता ही रह जाए और उसे रास्ता ना मिले। तो ये प्रश्न आपको लघुत्तरात्मक वाले करने हैं। आगे हम बात करते हैं 14वें प्रश्न की, जो निबंधात्मक है। इसमें 2 व्याख्याएं हैं जो आपको आज के पढ़ाए हुए पोर्शन में से ही दी हुई हैं, और आपको इन जो व्याख्याएं हैं जो दे रखा है इनकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। ये काम आपको आज करना है और मुझे मेरे नंबर पर सेंड करना है। थैंक यू।